हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी पोएम है इस ट्यूटोरियल में वी हैव बीन फ्रेंड्स टुगेदर, यानी हम लोग साथ साथ एक फ्रेंड्स की तरह रहे हैं, हम दोस्त रहे हैं साथ। तो ये टाइटल है पोएम का। चूँकि मैं जो बुक यूज़ कर रहा हूँ विंड चाइम्स, जो कि मधुबन पब्लिकेशन की है, तो उसमें ये शुरू में इतना दिया गया है कि चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, आपको फ्रेंडशिप के उदाहरण मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, वो खुद ही आप समझ लीजिए, आप सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट में। मैरी एंड पिपिन्स हैं और चाचा चौधरी एंड साबू, ये तो आपने ज़रूर देखा होगा, पढ़ा होगा कॉमिक्स वगैरह इनकी। इसके अलावा भी यहाँ पे टॉम सॉयर एंड हकलबेरी फिन, शर्लॉक होम्स एंड जॉन वाटसन, और टिनटिन और कैप्टन हैडॉक। यहाँ पे इनके कुछ यहाँ पे फिगर्स भी दी गई, इमेजेस दी गई हैं, ये तो आप तुरंत पहचान गए होंगे। एनीवे, इज देयर अ फ्रेंड ऑफ फैमिली, यानी आपका कोई फ्रेंड हो या कोई फैमिली मेम्बर हो जिसके साथ आपकी अच्छी खासी फ्रेंडशिप रही हो, बॉन्डिंग रही हो, बट हैव सिंस फॉलन आउट विद, लेकिन कुछ झगड़ा उगड़ा हो गया हो आपको उसके साथ। व्हाट वाज द कॉज ऑफ इट, उसका कारण क्या था, और आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। हु और व्हाट डू यू थिंक इज टू ब्लेम, और हम किस पे दोष दे सकते हैं कि मैं कारण हूँ या मेरा दोस्त इसकी वजह है कि जो झगड़ा हुआ और हमारी फ्रेंडशिप इस वक्त टूटी हुई नज़र आ रही है। हाउ वुड यू गो अबाउट मेंडिंग, मतलब सुधार करना, उसको इम्प्रूव करना, रिलेशनशिप लाइक दैट। तो फ्रेंडशिप जैसे रिलेशन को आप कैसे मेंड करोगे। अगर आपका क्वेरल हो गया, कुछ झगड़ा उगड़ा हो गया है, तो हाउ विल यू मेंड योर रिलेशनशिप। तो कुछ पोएम इसी से रिलेटेड है, और ये पोएम लिखी है कैरोलाइन नॉर्टन ने, जो कि एक इंग्लिश पोएट थी, नॉवलिस्ट भी थी, और सोशो पॉलिटिकल एक्टिविज्म से भी जुड़ी हुई थी, यानी वीमेंस राइट्स, यानी कि महिलाओं के अधिकार से संबंधित भी वो एक्टिव थी। और कई कानून इसी वजह से पास किए गए उनकी इन्हीं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की वजह से। और इनकी तो शादी हुई थी, मैरिज, और ऐसा कहा जाता है कि जो इनकी मैरिज हुई थी तो हस्बैंड बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, और जब इनका फोर्थ चाइल्ड होने वाला था तो कुछ और भी विवाद बढ़ गया था। और शायद इन सब की कुछ झलक हमें इस पोएम में मिलेगी, और जो इन्होंने लिखा है कि हम फ्रेंड्स साथ रहे हैं तो हमारी फ्रेंडशिप टूटनी भी नहीं चाहिए। और फ्रेंडशिप में अगर कहीं कोई ऐसा मोड़ आता है जब फ्रेंडशिप टूटती हुई नज़र आती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे बनाए रखें। और ऐसा लगता है जैसे फ्रेंड्स के बिना तो जीवन ही अधूरा है। और छोटे बच्चों को तो कहना क्या, जो भी उन्हें अच्छा लगा फ्रेंड्स बन गए। अगर मान लीजिए कोई झगड़ा सुबेरे हुआ तो शाम को ख़त्म, कट्टी हुई तो फिर हाथ मिला लिया। और यही एक ऐसा रिलेशन है जो हम खुद क्रिएट करते हैं, क्योंकि देखिए आपके जन्म के बाद आपके पेरेंट्स मिल जाते हैं। सो मेनी रिलेशंस यू गेट एज सुन एज यू टेक बर्थ इन अ फैमिली। लेकिन ये एक ऐसा रिलेशन है जिसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। इट इज़ आवर ओन क्रिएशन। तो आइए पोएम में चलते हैं और देखते हैं पोएम कैसी है, कैसे लेके चलती है हमको आगे, क्या हम इसमें समझेंगे कि किस प्रकार से जो पोएट है वो फ्रेंडशिप को बनाए रखने की कोशिश करता है। तो इसकी हम राइमिंग स्कीम देखते हैं, मतलब राइमिंग कैसी है इस पोएम की। जैसे टुगेदर को अगर हम ए लिखें तो टुगेदर से राइम करता वर्ड शेड नहीं है, तो हम इसके लिए बी लिख देंगे। चेस्टनट ट्रीज भी किसी से मैच नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे सी लिख देंगे। हाँ, प्लेड और शेड ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो जो बी हमने यहाँ लिखा है वही बी हम यहाँ लिख देंगे। और नीचे आते हैं तो हार्ट। अब हार्ट जो है वो यहाँ किसी से मैच नहीं कर रहा, तो हम इसको लिख देंगे। चूंकि हम ए बी सी ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं तो हमें डी लिखेंगे। उसके बाद ब्रो, तो अब देखिए ब्रो जो है वो किसी से मैच नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे ई लिख देंगे। अब टुगेदर ये भी मैच नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे एफ लिख देंगे। और नाउ और ब्रो मेरे ख्याल से मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ई को रिपीट करेंगे। जहाँ पे राइमिंग वर्ड होता है उसको रिपीट करेंगे, तो इसकी जो राइमिंग बन के आएगी वो आएगी ए बी सी बी डी ई एफ ई। इस प्रकार से इसकी राइमिंग स्कीम निकल के आएगी। यानी प्रॉपर राइमिंग नहीं है यहाँ पे, सिर्फ सेकेंड और फोर्थ लाइन राइम कर रही है, उसके बाद सिक्स्थ और एट्थ लाइन राइम कर रही है। और 8 लाइन के 3 स्टेंजाज इस पोएम में है, जिसमें से जो पहला पार्ट है स्टेंजा का वो ये बताता है कि उनकी फ्रेंडशिप कैसी थी, और बाद के जो स्टेंजा के जो पार्ट हैं, यानी द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ स्टेंजाज ये बताती हैं कि उनकी फ्रेंडशिप अब कैसी है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसमें जिनको दूर करना है, और ये तीनों स्टेंजा में आपको मिलेगा। इसमें 3 स्टेंजाज हैं। तो आइए हम पोएम को शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वी हैव बीन फ्रेंड्स टुगेदर इन सनशाइन एंड शेड। हम लोग काफ़ी लंबे समय से दोस्त की तरह रहे हैं, फ्रेंड्स रहे हैं, अभी भी हैं। वी हैव बीन फ्रेंड्स टुगेदर इन सनशाइन एंड शेड। अब सनशाइन हो गया जब धूप रहती है, शेड हो गया जब छाँव रहती है। तो धूप छाँव एक प्रकार से मेटाफॉर है। आप जानते हैं मेटाफॉर एक पोइटिक डिवाइस है जहाँ पे हम
एक प्रकार से कंपैरिजन करते हैं। जैसे यहाँ पे सनशाइन एंड शेड, यहाँ पे जीवन के जो हमारे उतार चढ़ाव आते हैं, अप्स एंड डाउन्स, कभी हमारा अच्छा समय है, कभी हमारा ख़राब समय है, कभी हम खुश रहते हैं, कभी हम सैड फील करते हैं, कभी सक्सेस है, कभी फेलियर है। तो जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, अच्छा बुरा समय आता रहता है। तो उसी के लिए सनशाइन एंड शेड यूज़ किया गया है। तो सनशाइन एंड शेड अ मेटाफॉर फॉर अप्स एंड डाउन्स। तो हम लोग चाहे जैसा भी समय रहा हो, हम लोग साथ रहे हैं, साथ फ्रेंड्स की तरह हम लोग रहे हैं। सिंस फर्स्ट बीनीथ द चेस्टनट ट्रीज इन इन्फेंसी वी प्लेड। देखिए बीनीथ का मतलब होता है अंडर, नीचे। तो पहले जब हम छोटे थे तो चेस्टनट ट्रीज के नीचे, जब शाहबलूत का पेड़ आप कह सकते हो सकता है आपने इसका फल ना खाया हो, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं। इन इन्फेंसी, इन्फेंसी मतलब बचपन में जब हम छोटे थे तो हम लोग चेस्टनट ट्रीज के नीचे खेला करते थे, हम लोग साथ थे। वी हैड अ ग्रेट फ्रेंडशिप, वी प्लेड टुगेदर। तो ये तो पहला पार्ट हो गया कि हम लोग दोस्त रहे हैं, बचपन में साथ साथ खेले हैं, चेस्टनट ट्रीज के नीचे हम लोग खेला करते थे। चाहे जैसा भी समय हो, सनसाइड हो, धूप का हो या शेड का टाइम हो, यानी दिन में भी शाम को भी हम लोग खेला करते थे। चाहे जैसा भी समय हो हम लोग साथ खेला करते थे, साथ रहते थे, साथ दोस्त थे। बट कोल्डनेस ड्वेल्स विद इन दाई हार्ट। तो देखिए ये आपका जो पहला स्टेंजा, 8 लाइन का जो स्टेंजा है, उसका जो पहला पार्ट है वो ये बताता है कि हम लोग दोस्त रहे हैं। कैसे दोस्त रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि बचपन में, मतलब ड्यूरिंग आवर यूथफुल टाइम वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर, वी एंजॉयड आवर फ्रेंडशिप। और इस स्टेंजा का जो लास्ट 4 लाइन का जो पार्ट है वो ये बताता है अब क्या हालात है। बट कोल्डनेस, देखिए कोल्डनेस मतलब ठंडा, लेकिन यहाँ कोल्डनेस का मतलब है कि इनडिफरेंस, मतलब एक प्रकार से आप कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहे हो, आप कोई इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हो, उदासीन हो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता आप पर। देन यू आर टोल्ड दैट यू फील कोल्डनेस इन योर हार्ट। तो अब वो फ्रेंडशिप में वो बात नहीं है, वो वार्मथ नहीं है, वो जोश नहीं है, वो गर्मी नहीं है, वो इमोशनल सपोर्ट नहीं है कि एक फ्रेंड जब दूसरे फ्रेंड को देखता है तो कितना खुश होता है, दोनों साथ साथ हो लेते हैं, वो खुशी गायब है। बट कोल्डनेस ड्वेल्स, ड्वेल्स मतलब रहती है, लिव्स मतलब है, नजर आ रही है। विद इन दाई हार्ट, दाई ओल्ड इंग्लिश फॉर्म है जिसका मतलब होता है योर, यानी तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे हार्ट में, तुम्हारे दिल में अब वो इमोशंस नहीं है फ्रेंडशिप को लेके जो कभी हमारे बीच में हुआ करते थे। अ क्लाउड इज ऑन दाई ब्रो। देखिए क्लाउड वैसे हो गए बादल, और जब बादल आ जाते हैं तो आपको साफ दिखाई नहीं देता। और बादल कभी कभी एंग्जाइटी और लोड के लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं। मतलब व्हेन यू फील वरीड, जब आप चिंतित महसूस करते हो और एंग्जाइटी फील करते हो, एक प्रकार से लोड हम कह सकते हैं, कोई लोड है, कोई भार है। और ब्रो मतलब हो गया भौं, जो आँख की भौं होती है ऊपर की, और दाई मतलब तुम्हारे। दरअसल ये जो पहले जैसे अभी हम दाई मतलब तेरे भी हम कह सकते हैं यहाँ पे एक प्रकार से, तो अब हम यहाँ पे योर प्रयोग करते हैं आज के इंग्लिश में, जिसका मतलब आपके और तुम्हारे, तेरे सब इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन एक समय दाई वर्ड यूज किया जाता था, जैसे हम गॉड के लिए कहते हैं कि गॉड तू तो कितना काइंड है, तो तू वगैरह सब के लिए भी एक समय वर्ड हुआ करते थे। तो यहाँ पे दाई मतलब तेरे। अब तुम्हारे यानी तेरे भावों के ऊपर ऐसा लगता है कोई क्लाउड है, मतलब कुछ कन्फ्यूजन है जो बताना नहीं चाहते हो। और हम यहाँ पे क्लाउड को ये भी ले सकते हैं कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, यानी पॉइंट बस इतना कहना चाह रहा है यहाँ पर कि कभी हम लोग साथ साथ खेला करते थे जब हम छोटे से थे, लेकिन अब दिल में वो बात नहीं है फ्रेंडशिप को लेके तुम्हारे अंदर जो कभी हुआ करती थी। और ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी आंखों के सामने कुछ ऐसा कन्फ्यूजन, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। यानी अब दोस्ती पर कहीं काले बादल से छाए हुए हैं, डार्क क्लाउड्स आर ऑन आवर फ्रेंडशिप। और ये पोएट दूसरे अपने फ्रेंड को कह रहा है, अपने पार्टनर को कह रहा है कि तुम्हारे साथ ये फीलिंग है, मेरे साथ नहीं है, मैं तो अभी भी तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ। वी हैव बीन फ्रेंड्स टुगेदर। जरा सोचो हम लोग दोस्त रहे हैं साथ साथ, कितने दिनों से रहे हैं, बचपन में खेले हैं साथ में। सेल अ लाइट वर्ल्ड पार्ट अस नाउ। और एक क्वेश्चन जो है जिसे हम रेटोरिकल क्वेश्चन कह सकते हैं, मतलब बार बार ये पूछा गया है इस पोएम में, और ये भी एक पोइटिक डिवाइस है जो यूज हुआ है कि सेल अ लाइट वर्ल्ड पार्ट अस नाउ। तो मैंने यहाँ पे आपको मेटाफॉर बताया और साथ में मैंने आपको यहाँ पे एक रेटोरिकल क्वेश्चन को बताया कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, हर स्टेंजा के लास्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेल अ लाइट वर्ल्ड पार्ट अस नाउ, अभी क्वेश्चन पूछ रहा है पोएट कि क्या कोई ऐसा मिस स्पोकन वर्ड या बातचीत में या कुछ भी ऐसी बात जो हमारे मुंह से निकल जाए, क्या हमें अलग कर देगी। पार्ट अस का मतलब होता है
टू गेट सेपरेटेड, अलग हो जाना। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट इन दिस स्टैंजा द पोएट वांट्स टू से दैट कि दे हैव बीन फ्रेंड्स टुगेदर इन ऑल द टाइम्स, whether good or bad, whether happy or sad. They played together under the chestnut trees, but now the situation has changed and the friend, the partner of the poet, have some confusion in his or her mind, that he or she is not showing emotional support, not responding to the feelings of friendships, is indifferent towards the poet. And again the poet says that it seems that there is a cloud on thy brow, means dark clouds are hovering and damaging the bond of friendship between the two. Then again reminds that they have been friends together and there should not come even a word that would part them. तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्या अब ऐसा होगा कि कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द शायद कभी हमारे ज़बान से निकल जाए तो क्या उसकी वजह से क्या हमारी दोस्ती टूट जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इमेज में भी दिखाया गया है कि लोग खेल रहे हैं, यहाँ पे कितने खुश हैं, बचपन के दिन यहाँ पे यूथफुल डेज नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। वी हैव बीन गेट टुगेदर, गे मीन्स हैप्पी, और ऐसी हैप्पीनेस जिसमें आपको किसी भी चीज़ की चिंता ना हो, मतलब सो हैप्पी डिलाइटेड। हम लोग कितने साथ साथ खुश रहे हैं। वी हैव लाफ्ड एट लिटिल जेस्ट, छोटे छोटे जोक्स पर हम लोगों ने हंसा है, साथ में हम लोगों ने इंजॉय किया है जोक्स को, हंसी को, मजाक को। फॉर द फाउंट ऑफ होप वॉज गसिंग, फाउंट मतलब सोर्स, होप का मतलब आशा, यानी पॉजिटिव फीलिंग्स इन आवर हार्ट। वॉज गशिंग, गसिंग मीन्स फ्लोइंग, फ्लोइंग का मतलब होता है जैसे मान लीजिए बरसात में पानी किसी छोटी पाइप से बहता हुआ तेज़ी से नज़र आता है, तो यहाँ पे जो फ्लोइंग है तो फ्लोइंग ऑफ फीलिंग। तो हम लोग साथ साथ खुश रहते थे, साथ साथ हंसते थे। उसकी वजह क्या थी कि हमारा जीवन आशाओं से भरा हुआ था। देयर वाज सो मच सोर्स ऑफ होप इन आवर फ्रेंडशिप कि हमारा जीवन अच्छा बीतेगा। कितने हमने आशाएं लगाई थी, कितनी हमारी होप्स थी, कितनी हमारे एस्पिरेशंस थे कि हम लोग जीवन में साथ साथ रहेंगे। तो हम लोगों ने जीवन के आगे के लिए कुछ सोचा होगा, हमारा अपना कोई ड्रीम होगा कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि पोएट कहीं रिफ़र कर रहा है कि जो उसकी मैरिड लाइफ थी, कि जब उन्होंने मैरिज की होगी तो सोचा होगा कि उनका जीवन इस तरह से बीतेगा, उस तरह से बीतेगा, सपना देखा होगा एक अच्छे सुखी जीवन का। तो हम लोग हैप्पी रहे साथ में, साथ साथ हंसी मजाक के समय पे हमने एंजॉय किया है, और आशाओं से भरा हमारा जीवन था। हम कितना सोचते थे कि हमारा जीवन इस तरह बीतेगा, और फीलिंग्स उमड़ पड़ती थी हमारे हृदय में, तुम्हारे हृदय में। वार्म एंड जॉयस, कोल्ड का जस्ट अपोजिट है वार्म। तो हमारी फ्रेंडशिप में वार्मथ थी, एंड जॉयस इन आवर ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मतलब छाती होती है, तो यहाँ पे हार्ट के लिए प्रयोग किया गया है। और हमारे दिलों में हमेशा एक आनंद सा छाया रहता था, जॉय से हम लोग भरे हुआ था। हमारा जीवन हमारी फ्रेंडशिप की वजह से फुल ऑफ जॉय थी। तो ये देखिए 4 लाइनें बताती हैं कि उनका जीवन कैसे बीत रहा था, कितनी अच्छी फ्रेंडशिप थी। लेकिन अब ये 4 लाइनें आपको बताती हैं कि प्रॉब्लम है। बट लाफ्टर नाउ हैथ फ्लेड दाई लिव, लेकिन अब वो खुशी जो यहाँ पे हमने यूज़ की है वो गायब हो गई है। फ्लेड मतलब भाग जाना। अब भाग जाने का मतलब यहाँ पे हैज डिसअपीयर्ड, यहाँ पे हैज के लिए प्रयोग हुआ है। हैज डिसअपीयर्ड, दाई मतलब तुम्हारे होठों से वो खुशी गायब है, वो मुस्कान गायब है, तुम हंसते नजर नहीं आते हो। एंड सलन ग्लूम्स, सलन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो कोई चिड़चिड़ापन आ जाए, आप नाराज हो जाओ, खिन्न हो जाओ, मुंह फुला के बैठ जाओ, तो यू आर सलन, फीलिंग सलन। ग्लूम्स का मतलब अंधेरा, डार्कनेस, सैडनेस, कोई आशा ना हो, ऐसा लगे सब खराब हो गया, सब बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं है। तो वो जो फीलिंग होती है होपलेसनेस की, तो सलन मतलब खिन्न बैठे हो, नाराज बैठे हो, गुस्सा में हो बैठे हो, मुंह फुलाए बैठे हो, नहीं बोल रहे हो। दाई ब्रो, तो देखिए यहाँ पे बताया गया था ऊपर कि एक क्लाउड की बात की गई थी कि तुम्हारी आंखों पर अंधेरा सा छाया हुआ है, और यहाँ पे बताया गया है कि अब तुम्हारी आंखों पर, भावों पर साफ साफ पता चल रहा है कि तुम नाराज हो, गुस्से में हो, और सैड फील कर रहे हो। मीन्स योर एटीट्यूड, योर मूड, योर डिस्पोजिशन shows that you are not happy with our friendship. We have been gay together. अब फिर वो पोएट यहाँ पे याद करती है कि हम लोग तो कितने खुश रहे हैं साथ साथ। This word is repeated. Shall a light word part us now? क्या अब कोई भी हल्की फुल्की चीज़, लाइट का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी सीरियस इशू नहीं है, सुलझाया जा सकता है मामले को। छोटी सी बात, यानी पिट्टी, यानी ट्रिवियल, जिसे हम
अवॉइड कर सकते हैं? क्या उसकी वजह से हमारा जो ये दोस्ती का जो समय बीता है साथ साथ, क्या ये ख़त्म होगा क्या? तो यहाँ पर पोइट ये कहता है कि दे वर जॉयफुल इन देयर फ्रेंडशिप, दे लाफ टुगेदर, they enjoyed together, they felt gay, there was so many hopes, there was so many feelings pouring out for each other in their hearts, means breast. But now the things have changed. That laughter is not visible on the lips of my friend, and there is sullen glooms, there is sadness, the friend is angry and silent. Thy brow means the appearance of my friend shows it. He or she is not as emotional as should have been. We have been gay together. Then the poet reminds that they have been so close as friends that they spend their life as feeling gay together. Then again a question, rhetorical question, that is there anything that is coming between them to separate them, is going to part them now and their friendship? So here see, both are quarreling and now they are separated, but they are not happy also. Now we come to the last stanza, we have been sad together. तो अभी तक तो हमने देखा कि वो लोग बहुत खुश थे और साथ में बहुत ही गे भी फील करते थे, लेकिन अब यहाँ पर सैड का वर्ड यूज़ हुआ है कि जब हमारा बहुत ख़राब समय होता था, दुखी का समय होता था, तो हम लोग साथ साथ दुख भी हम लोगों ने झेला है, शेयर किया है. वी हैव शेयर्ड आवर सैड टाइम आल्सो, वी हैव वेप्ट, हम लोग साथ साथ रोए हैं. बिटर टीयर्स, बिटर टीयर्स का मतलब होता है कि दुख के आंसू हमने साथ साथ बहाए हैं. अगर तुमने सैड फील किया है तो मैंने भी सैड फील किया है. अगर हम हैप्पी साथ रहें, गे साथ रहें, तो हमने मोमेंट्स ऑफ सैडनेस को भी शेयर किया है. हम लोग एक दूसरे के लिए रोए हैं. ओवर द ग्रास ग्रोन ग्रेप्स वेयर स्लम्बर्ड द होप्स ऑफ अर्ली ईयर्स. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं कि ग्रास ग्रोन ग्रेप्स मतलब ऐसी कब्र जहाँ पर घास उगाई हो. तो ग्रास ग्रोन का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि काफ़ी टाइम बीता हुआ है, क्योंकि घास उगने में टाइम लेगी, बढ़ने में टाइम लेगी. तो ऐसी ग्रेप्स जहाँ पर आसपास काफ़ी घास उगाई है, तो यहाँ पर काफ़ी टाइम बीता है. वेयर स्लम्बर्ड, स्लम्बर्ड मतलब सोया हुआ, इन स्लीप मतलब नॉट लाइव या अनकॉन्शियस हम ये कह सकते हैं. द होप्स ऑफ अर्ली ईयर्स. अब यहाँ पे जाके पोएट कहता है कि कितनी आशाएं हमने जीवन के लिए बांधी थी. अगर हमें मान लेते हैं कि वो अपनी मैरिज के लिए ही कह रही हैं पोएट, तो कितनी आशाओं भरा जीवन हमने सोचा था कि हमारा बीतेगा. अर्ली ईयर्स मतलब ईयर्स इन द बिगनिंग, शुरुआत के जो साल थे जब हमारी फ्रेंडशिप शुरू हुई थी. तो हमने, या हम कह सकते हैं कि पहले का जो हमारा फ्रेंडशिप का जो टाइम था, हम लोग कितना सोचते थे, कितनी आशाएं थी, कितनी होप्स थी, हमारे अपने ड्रीम्स थे, वो सब खत्म हो चुके हैं, ग्रेव में पड़े हुए हैं. काफ़ी समय उनको बीत गया है. वो आशाएं अब सोई हुई हैं, कब्र में दफन हो गई एक प्रकार से. मतलब सब खत्म हो गया, सारी आशाएं दफन हो गई, कुछ भी नहीं हुआ जो हम लोगों ने सोचा था, ऐसा. और दूसरा मीनिंग हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि पोएट शायद जो कब्र बनी हुई है, वहाँ पे घास उगी हुई है, मीन्स वहाँ पे लोगों के जो अपने चहेते हैं, जो कभी किसी का बेटा रहा होगा, किसी की बेटी रही होगी, किसी का हस्बैंड रहा होगा, किसी की वाइफ रही होगी, मतलब फैमिली के ही मेंबर जहाँ पे दफन है, शायद उनकी तरफ इशारा करके पोएट ये कहना चाहती है कि देखिए ग्रेप्स हैं, इनमें घास उगी हुई है. मतलब ये काफ़ी समय हो चुका है यहाँ पे दफनाए हुए, यहाँ पर सोए हुए हैं वो लोग जो कभी जिंदा थे और कभी किसी की आशा हुआ करते थे, यानी किसी माँ का बेटा था, किसी माँ की बेटी थी, उनसे उम्मीदें रही होंगी. लेकिन जब वो डेड, जब मर गए, ख़त्म हो गए, तो अब उनसे वो खास आशाएं भी ख़त्म हो गई, वो होप्स भी ख़त्म हो गई उनकी मृत्यु के साथ, क्योंकि वो दफन है और काफ़ी समय उन्हें बीत चुका है. तो ये भी एक मीनिंग हम यहाँ पे निकाल सकते हैं. और तीसरा मीनिंग हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि शायद पोएट वांट्स टू से दैट कि ही और शी कि दे हैव लॉस्ट समवन एंड लॉन्ग टाइम हैज स्पेंट सिंस दे लॉस्ट. तो मैंने जैसे बताया कि जो फोर्थ चाइल्ड उनका होने वाला था, तो वो नहीं, शायद कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और शायद वो जन्म उसने नहीं लिया, और शायद उसकी तरफ इशारा हो कि वो एक अर्ली होप था कि वो जन्म लेगा जीवन और इस दुनिया में आएगा, तो शायद वो भी ख़त्म हो गया सब. तो इतना कुछ यहाँ पे पोएट अपने फ्रेंड को याद दिलाना चाहता है. फिर वो कहता है द वॉइसेस विच आर साइलेंट देयर, वो आवाज़ जो दफन पड़ी है, चुप है, शांत है, क्योंकि इज़ नो मोर, अब वो है ही नहीं इस दुनिया में, इस जीवन में. नाउ डेड, वुड
वुड बिड दी क्लियर दाई ब्रो। देखिए दाई का मीनिंग ऑलरेडी बता चुका हूँ, योर। वी हैव बीन सेट टुगेदर, वुड बिड दी क्लियर दाई ब्रो। और दी का मतलब है यहाँ पे, मतलब उस समय जो ओल्ड फॉर्म यूज किया जाता था, तो यही मतलब होता था कि तुम, तू। तो क्या कुछ इतना कुछ जानने के बाद भी, इतना कुछ समझने के बाद भी, क्या अब दी मतलब तुम, तू, क्लियर दाई ब्रो, अपनी भावों को साफ करोगे, अपनी आंखों को साफ करोगे, क्लियर देखोगे, समझने की कोशिश करोगे कि हाँ हम लोग फ्रेंड्स रहे हैं तो हमें फिर भी फ्रेंड्स बने रहना चाहिए। यहाँ पर पोएट ट्राइंग टू परsuade हर पार्टनर, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि पोएट अगर खुद कह रहा है तो शी है, और दी का मतलब यहाँ पे हो गया तू, यानी कि यू। तो वुड बिड दी क्लियर दाई ब्रो, देखिए फिर आ गया दाई ब्रो। एक प्रकार से यहाँ पर रिपीटिशन भी अच्छा खासा हुआ है, और देखिए वी काफ़ी रिपीट हुआ है, इसे हम कह सकते हैं एनाफोरा। ये एक पोएटिक डिवाइस है जहाँ पे जो आने वाली लाइंस होती हैं उसमें शुरू के वर्ड्स या फ्रेजेस रिपीट होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे मेटाफोर बताया, यानी कि जिसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एनाफोरा बताया। रेटोरिकल क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो मैंने आपको बताया, जैसे कि ओ व्हाट शैल पार्ट अस नाउ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, सो दैट दे हैव बिकम रेटोरिकल। तो यहाँ पर इतना कुछ समझाने के बाद कि देखिए लोग ख़त्म हो जाते हैं, उनकी वॉइसेस साइलेंट हो जाती हैं, लेकिन जो वॉइसेस साइलेंट हैं कभी वो किसी की आशा रही होंगी। तो जीवन छोटा है, एक दिन सब चले जाएंगे, सबकी डेथ हो जाएगी, क्यों हम अपना छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी फ्रेंडशिप को ख़राब करें। तो यहाँ पर पोएट मनाने की कोशिश कर रही है अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड को, कि आओ हम फिर से दोस्त बन जाएं। क्या रखा है इस दुनिया में, हम लोगों ने कितना साथ समय बिताया, हमने सैड टाइम भी साथ बिताया। अब कौन सी ऐसी बात है, व्हाट शैल पार्ट अस नाउ, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें अलग कर रही है, मुझे बताओ। अपनी ब्रो को क्लियर करो, मतलब पहले ये बताया कि उस पर क्लाउड है, फिर बताया सलन ग्लूम्स की बात की गई कि खिन्न है मेरा दोस्त, खिन्नता है चेहरे पर नजर आ रही है, फेस पर। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी कंफ्यूजन है उसे क्लियर कर लो, अगर कोई ऐसी गलती हुई है तो उसे माफ करो, बी फॉरगिविंग एंड लेट अस रिवाइव आवर फ्रेंडशिप अगेन। और फिर इतना कुछ समझाने के बाद पोएट ये पूछती है कि हम लोग साथ साथ हमने दुखी का समय भी व्यतीत किया है, अगर अभी थोड़ा प्रॉब्लम का टाइम है तो वो भी हम बिता ले जाएंगे। ओह व्हाट शैल लेट्स पार्ट अस नाउ, ओह क्या बात है, कौन सी चीज़ हमें अलग करेगी। तो इस स्टेंजा में पोएट ये कह रही है कि if we have spent happy time together, then we have spent sad time together also, we have wept together also, and see these grapes are the people who had once been the hopes of their friends, families, and now they are dead, so those voices are silent, so one day everyone has to die, then why should we bring any light word or any misunderstanding, confusion that may separate us, that may part us. These grapes tell means bid, that may make the poet's friend understand and clear thy brow, clear any misunderstanding. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि पोएट इसमें, यानी कि जो कैरोलाइन नॉर्टन है, वो अपने फ्रेंड को मनाने की कोशिश करती हैं, उसे याद दिलाती हैं कि देखिए हम लोग फ्रेंड्स रहे हैं हमेशा साथ साथ, हम लोग बचपन में खेले हैं, लेकिन अब कौन सी बात है जो हमें अलग करेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी ब्रो जो क्लाउड है, यानी जो अंधेरे और काले बादल छा गए हैं, उन्हें दूर करो। उसके बाद दूसरे स्टंजा में पोएट याद दिलाती है कि दे हैव फेल्ट गेट टुगेदर, साथ हंसते थे, आशाओं का और फीलिंग से भरा हार्ट था उन दोनों का एक दूसरे के लिए, लेकिन अब खिन्नता है, एंग्रीनेस है, साइलेंस है दूसरी तरफ से। तो क्या उनकी दोस्ती क्या ख़त्म हो जाएगी, क्या छोटी छोटी चीज़ें अलग कर देंगी, उनकी दोस्ती के बीच में आ जाएंगी। और यहाँ पर अगर हमने अच्छा समय बिताया है तो हमने अपना सैड टाइम भी साथ बिताया है, साथ साथ हम लोग रोए भी हैं। और देखिए ये कब्र बताती हैं कि इनमें वो लोग दफन हैं जो कभी किसी की आशा हुआ करते थे। या यहाँ के 2-3 मीनिंग्स भी मैंने ऑलरेडी बताए कि उनका अपना कोई खोया हो, उसकी कब्र दफन हो, तो उसको देख के समझो कि जीवन छोटा है और एक दिन सबका यही हाल होगा। तो हम क्यों ना अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कर लें, साथ आ जाएं। अरे क्या अब भी समझने को कुछ बाकी है, क्या अब भी सोचते हो कि हमारे जो दोस्ती है उसे कोई चीज़ अलग कर सकती है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी पोएम थी,
जो हमें सोचने पे भी मजबूर करती है और फ्रेंडशिप की इंपॉर्टेंस को भी बताती है। ये पोएम खत्म होती है। एक शॉर्ट समरी अगर हम इंग्लिश में लेना चाहें तो इस तरह से ले सकते हैं कि द पोएट रिकॉल्स एंड रिकाउंट्स द डेज ऑफ देयर ग्रेट फ्रेंडशिप, द टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप दैट इज नाउ इन डेंजर ऑफ बीइंग ब्रोकन because of something that has come between them. Dark clouds are hovering the friendship that spent time together during youthful joys, humor, hopes, but now all seems to be going through the phases of problematic time, and maybe something is there, maybe some misspoken word that is going to create wedge between them to end their friendship, but the poet is trying all at the possible best level to clear the doubts in the minds of our friend and persuading him or her to clear all confusion and let their friendship remain as it was before. तो इसी के साथ है पोएम खत्म होती है और इसके जो आंसर्स हैं आपको क्वेश्चंस के, एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस आपको हमारी साइट पे मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप इनके मीनिंग्स भी देख सकते हो, समरी भी देख सकते हो। आपको एवरीथिंग विल बी अवेलेबल देयर। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए वीडियो के, हम उसे क्लियर करेंगे। और फ्रेंड्स को कभी भी चीट नहीं करना चाहिए, छोटी छोटी बातों से फ्रेंडशिप को तोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा एक दूसरे से मिलकर फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाकर चलना चाहिए। और अगर किसी को कभी सच्चा मित्र मिल जाए तो किसी खजाने से कम नहीं होता। अ ट्रू फ्रेंड इज नथिंग लेस देन अ ट्रेजर फॉर आवर लाइफ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।